एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इन इकोनॉमिक्स, पीपल एज रिसोर्स। सो इसमें इस चैप्टर में आप क्या देखोगे कि जो पीपल है उसको रिसोर्स माना गया है। पीपल को रिसोर्स की तरह देखा गया है कि ये हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब किसी भी इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी मतलब किसी भी कंट्री के लिए ये कैसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले पैराग्राफ में हमने देखा कि पीपल एज रिसोर्स को एसेट माना गया है, ना कि लाइबिलिटी। एसेट का मतलब होता है हमारी संपत्ति, जैसे हमारी चीज़ें होती हैं, हमारी अलमीरा हो गई, बेड हो गया, ये हमारी संपत्ति है, हमारी एसेट है। और लाइबिलिटी का मतलब होता है बोझ। अच्छा, ऐसे अज्यूम करो कि आप एक स्टूडेंट हो, मतलब आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हो। सो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो आपको बोझ की तरह नहीं, वो आपको एसेट की तरह देखते हैं कि आगे आने वाले समय में आप इस खर्चे से कुछ ना कुछ जनरेट करोगे, कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाओगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करोगे, या फिर प्रोडक्टिवली कुछ ऐसा बन के दिखाओगे जिससे इंडिया की इकोनॉमी बढ़े। उसका जो भी कमाई होती है, जिसको आप इजी लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि नेशनल इनकम, मतलब कि जो पूरी कंट्री के लोग कमाते हैं, आप अच्छा उसमें कंट्रीब्यूशन कर सको। तो इसलिए हर कोई ये चाहता है कि हमारे जो भी बच्चे हों, या फिर हो सकता है कि जो कंट्री ये चाहती है कि जितने भी हमारी कंट्री में लोग हैं वो सब एसेट बने, ना कि बोझ। ठीक है, क्या हर कोई ह्यूमन कैपिटल बन सकता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसी कैपिटल, एक ऐसी पूंजी जिससे हमारा जो इकोनॉमी है उसकी कुछ ना कुछ व्यवस्था जो है वो ठीक हो रही है। ठीक है, जो उसकी कंडीशन है वो ठीक हो रही है। सो पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज़ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। सो क्वेश्चन आ सकता है कि पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल क्या पहले से ही होती है या फिर कैसे बनती है? तो उसके लिए आपको एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर ये सब चीज़ में ध्यान देना होगा। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ बेसिकली द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल के अंदर कुछ स्किल्स होती है, कुछ प्रोडक्टिव नॉलेज होती है जो वो किसी ना किसी काम में लाता है। पीपल एज रिसोर्स एक ऐसा तरीका है कि वो दिखाता है कि कंट्री की वर्किंग पीपल के पास कितनी स्किल्स हैं, कितनी एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, देखो हर किसी के पास अपनी अपनी तरह की स्किल्स होती हैं, अपनी अपनी तरह की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। हर कोई लिविंग के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, बट हो सकता है किसी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, किसी का कंट्रीब्यूशन कम हो। फॉर एग्जांपल अगर हम रिक्शे वाले को देखें और वो बहुत कम अर्न कर रहा है, तो हम देखते हैं कि वो भी अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स वगैरह लगा रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, बट उसका जो कंट्रीब्यूशन है कि वो कितने पैसे जनरेट कर पा रहा है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई पर्सन बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। तो जब भी हम पॉपुलेशन को इस एस्पेक्ट से देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमन है वो एज अ रिसोर्स है, हमारी एसेट है और कुछ ना कुछ जनरेट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, सो इट इज़ हैविंग द एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है आपका जो आपका इनकम होती है। आप ऐसे समझ लो कि हर एक सेक्टर, फॉर एग्जांपल कोई जना प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, कोई जना सेकेंडरी में कर रहा है, कोई जना टर्शरी सेक्टर में काम कर रहा है। टर्शरी सेक्टर मतलब होता है कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर और सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अगर कोई जना ये सब काम कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ वो कंट्रीब्यूट करेगा टू द नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब होता है टोटल, नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है इनकम। तो जो टोटल इनकम है ऑफ द कंट्री उसमें वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज़ अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। तो बेसिकली अगर कोई भी ऐसा ह्यूमन है जो एज अ रिसोर्स हमारी जो पॉपुलेशन में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एज अ रिसोर्स हमारे लिए हैं, तो हम उनको ह्यूमन रिसोर्स का नाम दे देते हैं। ये लार्ज पॉपुलेशन का एक पॉजिटिव साइड है दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। अगर हम नेगेटिव साइड देखेंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगेगा कि यार हाँ ये पॉजिटिव है, तो इसको देख लेंगे। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो इन द क्रिएशन ऑफ द इनकम, देन यू आर कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन रिसोर्स। ओके, अब नाउ सी हेयर, व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स फर्दर डेवलप बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी। जो हमारा जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी इंसान है, किसी उसके पास कुछ ना कुछ स्किल्स है, कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ हैं, तो वो फर्दर डेवलप हो रहा है कुछ ना कुछ एडुकेशन लेके, हेल्दी खा के, और काफ़ी सारी चीज़ें वो सीख रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है बाय एडिंग दी
फॉर एग्जांपल एजुकेशन लेके, इन्वेस्टमेंट करके इन द हेल्थ सेक्टर और बाकी सारी चीज़ों में, फॉर लर्निंग समथिंग, ये सब चीज़, तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और वो प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री में ऐड होता है। जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकली कुछ चीज़ डेवलप हो रही है, ब्रिजेस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टैचू है जो गुजरात में, वो जो है, तो वो सब, ये सब चीज़ें आपकी फ़िज़िकली कैपिटल फॉर्म कर रही है। कैपिटल का मतलब होता है कि कंट्री के लिए, इस वाले चैप्टर में कंट्री के लिए कुछ ना कुछ ऐसी संपत्ति जो वो कह सकता है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कह सकती है कि ताजमहल उनका है, ठीक है, रेड फोर्ट है, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में, जिससे कंट्रीब्यूशन हो रहा है कुछ ना कुछ नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम मतलब पूरी कंट्री की टोटल इनकम, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल अगर फॉर्मेशन हो भी रहा है, ह्यूमन कैपिटल अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि अगर आप लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें बनाते हो तो फिजिकल कैपिटल फॉर्म होता है। अब इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। तो जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन कैपिटल में आप जितना जितना इन्वेस्टमेंट करोगे वो सेम उतना ही देता है जैसे आप फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करोगे। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न। सो बेसिकली अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करोगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे पैसा, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, आपको अच्छी से अच्छी कोचिंग देंगे एंड पढ़ाई करवाएंगे, सो उसको आप लोग क्या बोलोगे, इट विल बी डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न। तो आप हायर इनकम अर्न कर सकते हो, आपकी हायर प्रोडक्टिविटी होगी, आप ज़्यादा एजुकेटेड होगे, ज़्यादा ट्रेंड होगे, एंड एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द हेल्थियर पीपल। Not only do the more educated and the healthier people gain through higher income, society also gain in other indirect ways because of the advantages of more educated and healthier population spread to those also who themselves were not directly educated or given हेल्थ केयर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके आसपास वाले लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा खा रहे हैं, हेल्दी रह रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, और अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो इससे आपकी सोसाइटी भी इन्फ्लुएंस होती है, तो सोसाइटी भी इनडायरेक्टली ये सब चीज़ें उसको भी फ़ायदा होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिंगल एक पर्सन के लिए ही ये सब फ़ायदा होगा, बट पूरी इकोनॉमी एज अ होल उन सब के लिए ये फ़ायदा होता है। सो इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। देखो, हम कंट्री में हमेशा ये बोलते रहते हैं कि हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए, ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि पीपल के ऊपर कैसे हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, और वो उस डेवलपमेंट में से मतलब उस डेवलपमेंट को हम क्या नाम देते हैं, एंड कैसे कैसे वो हमारे आगे काम आने वाला है। अब देखो, एक बहुत ही सिंपल सा फंडा ये है कि आप लैंड, बिल्डिंग्स, जो भी लैंड है, फॉर एग्जांपल लैंड है, सबसे पहले जब हम लोग आए थे इस दुनिया में तो लैंड ही लैंड था, सब कुछ लैंड था, वाटर था, बट हम लोग इतने कैपेबल हुए, हमारे पास इतनी एबिलिटी आई कि हम उस लैंड को किसी प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकें। सो देयर इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर फिज़िकली कोई चीज़ है, फिज़िकली लैंड अवेलेबल है, तो उसके साथ साथ कोई दिमाग लगाने वाला बंदा भी चाहिए जो सब कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड है, लैंड में बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें फॉर एग्जांपल फैक्ट्री बना रहे हो, फैक्ट्री में कुछ कंस्ट्रक्शन करोगे, तो इस सब का दिमाग किसके पास होता है, ह्यूमन कैपिटल के पास होता है। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि जो फिज़िकल कैपिटल है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज ह्यूमन कैपिटल इज़ इम्पॉर्टेंट एज फिज़िकल कैपिटल, मतलब दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। अगर फिज़िकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल भी होनी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल है तो फिज़िकल कैपिटल भी होनी चाहिए। सो इस वाले चैप्टर में हम लोग बेसिकली ह्यूमन कैपिटल के बारे में ही देखेंगे। लैंड एंड capital cannot become useful on its own. For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset, but a large population need not be a burden for the economy. It can be turned into a productive asset by investment in human capital. For example, by spending the resources on education and health for all, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology, useful scientific researches and so on. तो जैसे हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, काफ़ी सारे डेकेड्स के लिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको कहा गया है कि आप बिल्कुल ना बोझ हो इस दुनिया में। कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, ना वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना वो पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, तो उनको लाइबिलिटी माना गया है रेदर देन एसेट। बट पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी। जो भी पॉपुलेशन है, सबसे पहले कोई भी पॉपुलेशन अगर जनरेट होती है तो आप उसको ईजीली
कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द प्रोडक्टिव एसेट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी के माँ बाप बहुत गरीब थे स्टार्टिंग से ही, उनके बच्चे भी गरीब हुए, बट क्या हुआ था उन बच्चों के साथ, उनको ये था कि मुझे कैसे भी करके अपने ऊपर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी करनी है जिससे मैं आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा कमा सकूं, बिकॉज उन्होंने अपने पेरेंट्स की कंडीशन देख रखी है कि वो कैसे पैसे कितने कम पैसों में अपना गुजारा करते हैं। तो इसलिए वो बच्चे अब चाहते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे हम ईज़िली पैसे इकट्ठा कर पाएँ। सो वो अपनी एडुकेशन में भी ध्यान देते हैं, ठीक है, और वो अर्निंग में भी ध्यान देते हैं कि कैसे वो अर्न कर सकें। अब वो कैसे ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे रिसोर्सेज मतलब पैसा खर्च करना एडुकेशन में और हेल्थ में। सब लोग मोस्टली क्या करते हैं, जिनको नहीं पढ़ना लिखना होता वो नॉर्मली अपना क्लास 12 तक कर लेते हैं, उसके बाद अपना ड्रेसेस में, कपड़ों में, इन सब में खर्चा करते हैं, हेल्थ में खर्चा करेंगे या फिर सिर्फ एडुकेशन में नहीं करेंगे तो वो आगे जाके कुछ अच्छा जनरेट नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल कोई जना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो हाँ बहुत अच्छी बात है, तो उसके पास स्किल्स हैं, वो भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो चुका है। बट कोई भी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको नोट गिनने नहीं आते, जिसको नंबर्स का नहीं पता, जिनको लेटर्स का नहीं पता, वो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बन पाएगा? चाहे वो कितना भी दिमाग लगा ले, वो आगे नहीं पढ़ पाएगा, वो कुछ जनरेट नहीं कर पाएगा एंड अपना जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जो नेशनल इनकम है कंट्री की, उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। इसलिए उस जैसे इंसान को लाइबिलिटी माना जाता है रेदर देन एसेट। बट फिर वही है कि अगर वो अपने ऊपर ध्यान देगा, एडुकेशन लेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, हेल्थ अपनी ठीक रहेगा, तो उसको भी ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो यहाँ पे फॉलोइंग केस है, इट इलस्ट्रेट्स हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स। तो ये स्टोरी है, सो आप इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट उसमें एक ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें लिखा है इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources। अब देखो जैसे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसमें लोगों ने ये चीज़ डिसाइड करी थी कि हम अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स को सीड्स को यूज़ करेंगे। मतलब अल्टीमेटली ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर, ग्रीन कलर से एग्रीकल्चर मतलब प्लांट्स वगैरह आपको समझ आएगा, ठीक है। तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जना वीट उगा रहा है, अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और लैंड इतने कम बचे हैं क्योंकि हमने हर जगह तो बिल्डिंग्स और क्या फैक्ट्रीज़ ये सब चीज़ें खोल ली हैं, ठीक है, तो लैंड कल्टीवेशन के लिए बहुत कम है। तो लोगों ने क्या किया था, HYV सीड्स होते हैं ना, हाई वैरायटी सीड्स थे, HYV सीड्स का यूज़ किया था, हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स, इन सब चीज़ों का यूज़ किया था, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स का, ये सारी चीज़ें ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर आती हैं। इसकी वजह से क्या हुआ था, जो इनपुट था, पहले फॉर एग्जांपल 20 किलो वीट उग रहा है कहीं पे, सिर्फ एग्जांपल के लिए, ठीक है, 20 किलो वीट उग रहा है, अब HYV सीड्स के साथ और काफ़ी सारी इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो ईल्ड है वो 3 टाइम्स हो गई है, 4 टाइम्स हो गई है, बहुत ज़्यादा हो रही है। ख़राब नहीं हो रहा है बिकॉज पेस्टिसाइड्स लगा दे रहे हो। पेस्टिसाइड्स केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट को हटाते हैं और वो क्रॉप ख़राब नहीं करते हैं। काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो जिससे काम आसान हो गया है एंड ईज़िली अच्छी प्रोडक्टिविटी आ जाती है टू मीट द डेली डिमांड। सो जो इंडिया का जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, उससे हमको ये देखने को मिला है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब स्ट्राइकिंग इंस्टेंस का मतलब एक स्ट्राइक करने वाला, एक चौंका देने वाला एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बताता है कि ह्यूमन कैपिटल कितना इम्पॉर्टेंट है। भले ही तुम्हारे पास लैंड हो, मटीरियल हो, मशीनरी हो, सब चीज़ हो, बट मेन ये सब चीज़ें काम कब आएंगी, ये सब चीज़ें बनेंगी भी कैसे, जब ह्यूमन कैपिटल होगा। ओके, सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज़ वेरी मच इन मैनी ऑफ द, सबसे पहले एक तो IT में भी ज़रूरी है, अगर एग्रीकल्चर हो रहा है तब भी तो ह्यूमन कैपिटल ज़रूरी ही है। अगर आपको अच्छे गुड्स उगाने हैं, ठीक है, ज़्यादा गुड्स उगाने हैं, तो कुछ अभी फार्मर्स ऐसे भी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं इतना ज़्यादा खर्चा HYV सीड्स वगैरह में, तो वो सिर्फ अपने लिए बनाते हैं। सो इस वाले पेज में से ये आ सकता है कि पीपल एज रिसोर्स को एक्सप्लेन करो कि पीपल को रिसोर्स क्यों माना गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक इस टाइप का लिख सकते हो। उसके बाद अगर GNP आएगा तो आप समझ आना कि वो इनकम है एंड उसके बाद ऐसा भी आ सकता है कि वाई ह्यूमन कैपिटल इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आ सकता है कि कैसे आप नॉर्मल किसी भी पीपल को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करके, ट्रेनिंग दे के, मेडिकल केयर दे के, ये सब चीज़ें में इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद ना ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिज़िकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में से कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कौन सा क्या ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है? तो हाँ, ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिकल कैपिटल होगा, ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। इस स्टोरी में मैं आपको बता देती हूँ। शकल की स्टोरी है। दो दोस्त थे, एक विलास एक शकल। वो सेम विलेज में रहते थे, सीमापुर में। शकल 12 साल का बच्चा था, तो आ सकता है कि शकल कितने साल का था? 12 ईयर्स का था। उसकी मदर शीला थी और वो घर में काम वाम देखती थी, और उसके जो पापा थे वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे। शकल ने अपनी मम्मी की हेल्प करी थी इन द डोमेस्टिक चोर्स, मतलब घर के काम में, बट वो अपने छोटे भाई जीतू एंड सिस्टर सीतू को भी देखता था, उनका भी ध्यान रखता था। उसके अंकल श्याम ने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास किया, मतलब क्लास 10th का एग्जामिनेशन पास किया, और वो खाली बैठे थे इन द हाउस, बट उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच शकल। तो बूटा और शीला वो चाहते थे कि शकल को पढ़ा सकें, तो उन्होंने उसको फोर्स किया कि वो एक विलेज स्कूल ज्वाइन कर ले। उसने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी और उसने अपना हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया। उसके फादर ने उसको बोला कि वो पढ़ाई में ध्यान दे, ठीक है, और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। उन्होंने लोन भी लिया शकल को स्टडी करवाने के लिए, और काफ़ी सारे कोर्सेज़ इन वोकेशनल कोर्स, मतलब एक्स्ट्रा जो करिकुलम कोर्स होते हैं ना, वो करवाने के लिए कंप्यूटर्स में। शकल वॉज अ मेरिटियस एंड इंटरेस्टेड, मतलब वो बहुत अच्छा था पढ़ाई में, ठीक है। एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगनिंग विद विगर, ग्रेट विगर एंड एंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। सो उसने फाइनली अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। उसको प्राइवेट फर्म में एक जॉब मिल गई, एंड उसने एक नया टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर भी इन्वेंट किया, डिज़ाइन किया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज एंड रिवॉर्डेड हिम विद द प्रमोशन। सो इस केसेस में आपको पता चला है कि कैसे कोई भी एक जना एक प्रोडक्टिव रिसोर्स बन सकता है, वो एक स्टोरी है, ठीक है। इसमें ये आ सकता है कि वो कितने साल का था, ठीक है, एंड उसकी जॉब कहाँ लगी? एक प्राइवेट फर्म में उसकी जॉब लग गई, उसने एक नया काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर बनाया। तो जब उसके पास दिमाग आएगा, जब उसके पास ये सब इन्वेस्टमेंट की जाएगी एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह की, तभी तो जाके वो कुछ नया कर पाएगा, ठीक है। अब विलास की भी स्टोरी है। वो 11 साल का था, ठीक है, एंड ही वॉज इन द सेम विलेज एज शकल। विलास के फादर महेश फिशरमैन थे, और उनकी डेथ हो गई थी व्हेन ही वॉज ओनली 2 years ओल्ड। और उसकी मम्मी ने ही फ़िश बेच के पैसे कमाए थे फॉर द फैमिली। उन्होंने फ़िश खरीदी थी फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड्स एंड सोल्ड इन द नियर बाय मंडी, ठीक है। तो वो ख़रीदते थे, और वो सिर्फ 150 रुपये एक दिन का कमा पाती थी फ़िश सेल करके। अब विलास को कोई एक बीमारी हो गई, आर्थराइटिस, एंड उसकी मदर अफोर्ड नहीं कर पाई टू टेक हिम टू द डॉक्टर, एंड वो स्कूल भी नहीं जा पाया क्योंकि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था फॉर हिज स्टडीज़। उसने अपनी मम्मी की कुकिंग में हेल्प करी, अपने भाई का ध्यान दिया, बट आफ्टर सम टाइम उसकी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई, and then there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, likes his mother, earned only a mere income, मतलब शायद छोटी मोटी इनकम ही। ही लाइक हिज मदर अर्नड ओनली, हाँ, मतलब कि वो अपनी मम्मी की तरह ही छोटी मोटी इनकम ही कमा पाता था, ठीक है। तो जैसे इन दो केसेस में क्या हुआ, उसने शकल को देखा। इस केसेस में हमने देखा कि जो शकल है वो स्कूल जाता था, लेकिन विलास स्कूल नहीं गया था। तो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि शकल और विलास के बीच में बताओ कि क्या क्या डिफरेंसेस थे और कौन ह्यूमन कैपिटल फॉर्म किया, ठीक है। जो शकल की फैमिली थी, इट वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। फिज़िकली तो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी थी, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा हेल्थ इश्यूज़ वगैरह नहीं थे, एंड देयर वाज नो नीड टू हिम टू विजिट टू द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली। लेकिन विलास जो था वो पेशेंट था, एंड उसके पास इतने ज़्यादा, हाँ, सो यहाँ पे विलास जो था ही वॉज अ पेशेंट एंड ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। शकल ने एक्वायर की थी डिग्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और शकल ने जॉब फाइंड कर ली थी। विलास कंटिन्यूड द सेम वर्क, ठीक है, और छोटा मोटा काम किया उसकी मदर की तरह। इन द केस ऑफ शकल काफ़ी साल की एडुकेशन उसकी क्वालिटी, हाँ, सो उसकी क्वालिटी में ऐड हो गई थी, एंड उसने इन्हांस कर दिया था उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी एज टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी मतलब, फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, और मैं कुछ अर्न करती हूँ जो कि अच्छा अमाउंट है, काफ़ी अच्छा अमाउंट है, सो उसकी वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ होती है। क्योंकि देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं कमा रही हूँ 1 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उसको खर्च भी करूँगी। अगर मैं उसको अर्न कर रही हूँ तो मैं उसको खर्च भी करूँगी, और खर्च हो सकता है कि इकोनॉमी में ही करूँ। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको वो पैसे, मतलब आगे जाके क्या होता है ना, पैसे इधर से उधर जाते रहते हैं,
तो जितना मैं कमाऊँगी उतना ही कुछ सेव करके मैं खर्च करूँगी अच्छे से, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है और वो प्रोडक्टिविटी में ऐड होता है। सो बेसिकली लास्ट में इट इंडिविजुअली पेज अस थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। विलास के केस में कोई भी एजुकेशन या हेल्थ केयर वो नहीं ले पाया, क्योंकि मतलब उसने अपनी सारी लाइफ फिश सेल करते हुए ही बिल्कुल बिता दी। हैंसफोर्थ ही ड्रॉज द सेम सैलरी एज अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो ह्यूमन रिसोर्स में तो क्या होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट करते हो ह्यूमन रिसोर्स में तो क्या होगा। तो दोनों केसेस में आपने देख लिया कि क्या क्या हाल होने वाला है, ठीक है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे किसी भी चीज़ में, सो दैट इन्वेस्टमेंट आपको हायर रिटर्न देगा इन द फ्यूचर। सो दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। ये इन्वेस्टमेंट जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम प्लॉट्स खरीदते हैं, ठीक है, हम लोग बिल्डिंग्स खरीदते हैं, कुछ लैंड खरीदते हैं। तो इससे अच्छा मतलब अगर आप ये नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एडुकेशन में खर्चा कर सकते हो अपने बच्चों के, ठीक है। और इससे क्या होगा, आगे जाके वो भी आपको रिटर्न ही देगा, इतना ही रिटर्न देगा। तो हमको कहना नहीं चाहिए, बट हमको एज अ फ़िज़िकल चीज़ों से भी कंपेयर किया गया है कि जैसे आप फ़िज़िकल चीज़ों के लिए पैसा खर्च करते हो, वैसे आप नॉर्मल इंसानों के ऊपर भी पैसा खर्च करो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है और उसने अपनी एजुकेशन और हेल्थ में खर्चा किया, कैन ईल्ड अ हायर रिटर्न इन द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। अब एडुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेविली ऑन एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं उनको पता होता है कि क्या वैल्यू है एजुकेशन की, सो वो अपने चाइल्ड के एजुकेशन में भी उतना ही खर्च करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है। तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के ऊपर भी ध्यान देते हैं जो भी पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं और उनके पास पैसे होते हैं। अब देखो इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको लास्ट वीडियो के लास्ट में मार्क करवाऊंगी। सो अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या एग्ज़ाम से पहले क्या पढ़ के जाना है, अभी तो तुम बस समझते जाओ एज अ स्टोरी। So then accordingly look after their child's need for education at school and good health. Virtuous cycle is thus created in this case. तो एक साइकिल बन चुकी है कि फॉर एग्जाम्पल एडुकेटेड पेरेंट्स थे, एडुकेटेड बच्चे हुए, ठीक है, और जो उनके आगे जनरेशन है वो भी एजुकेटेड हुई। दस दे आर क्रिएटिंग अ साइकिल। इन कॉन्ट्रास्ट अ विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स। सो देखो अगर वहाँ पे आएगा कि वर्चुअस साइकिल कैसे बनेगी, बहुत ध्यान रखना, इसको तुम मार्क कर लो कि वर्चुअस साइकिल कैसे बनेगी। तो जो भी एडुकेटेड पेरेंट्स हैं जब वो अपने स्टूडेंट की एजुकेशन पे खर्च करते हैं, ठीक है, पैसे और उनके हेल्थ वगैरह में खर्च करते हैं, उन्हें पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की, तो एक वर्चुअस, एक बहुत अच्छी, मतलब ऐसे समझ लो कि लकी साइकिल बन जाती है बच्चों के लिए भी। बट इन कॉन्ट्रास्ट अगर विशियस साइकिल बन रही है, विशियस का मतलब ऐसा होता है कि वो वाला जो एरिया है, वो वाले जो लोग हैं वो सब ना डिसएडवांटेज्ड लोग हैं, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। हाँ, सो विशियस साइकिल बन जाती है बाय डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स जो खुद ही अनपढ़ हैं, दे आर नॉट एडुकेटेड, हाइजीन में उतने अच्छे नहीं हैं, लैक कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो वो उनको भी, अपने बच्चों को भी डिसएडवांटेजिस्ट स्टेट में छोड़ देते हैं। सो कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। तो जापान जैसी कंट्री ने, वहाँ पे आ सकता है कि कौन सी कंट्री ने इन्वेस्ट किया था ह्यूमन रिसोर्स में, तो ये आ सकता है जापान ने किया था। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, उनके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थी। तो ये वाली जो कंट्री हैं दे आर डेवलप्ड एंड रिच। सो वो क्या करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी जो उनकी कंट्री को चाहिए होती हैं। लेकिन वो रिच और डेवलप कैसे हो गई हैं जबकि उनके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है। जैसे इंडिया के पास कितनी सारी रिसोर्सेज हैं, बाकी कंट्रीज़ के पास, किसी के पास पेट्रोल है, किसी के पास कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं, बट इनके पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट करी है वो लोगों पे करी है, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे गेम्स वगैरह होते हैं वो सब मेड इन जापान होते हैं, कुछ चाइना होते हैं बट कुछ मेड इन जापान होते हैं, ठीक है। एंड एजुकेशन और हेल्थ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खर्च किया था। दे हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, लैंड और कैपिटल का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था, ठीक है, अच्छे कामों के लिए। एंड टेक्नोलॉजी भी इन लोगों ने बहुत इवॉल्व की थी, जिसकी वजह से जो कंट्री है वो रिच और डेवलप हो गई है।
अब आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन लाइक विलास एंड सकल पीपल हैव बीन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़। वी सॉ दैट विलास ने फिश बेची थी एंड सकल को जॉब मिली थी। सो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो 3 सेक्टर्स में डिवाइड होती है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी इंपॉर्टेंटली, मैं मार्क करवा देती हूँ। प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। ठीक है, तो इन सब में देखो क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो भी ग्रीन काम है वो सब प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। एग्रीकल्चर का, फॉरेस्ट्री का, फॉरेस्ट से अगर आप टिम्बर, हनी ये सब चीज़ें लेके आ रहे हो। एनिमल हस्बेंड्री अगर आप एनिमल्स को पाल रहे हो फॉर देयर मिल्क, फॉर आपका अगर आप एग्स के लिए पाल रहे हो दैट इज़ पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशिंग कर रहे हो। उसके बाद माइनिंग कर रहे हो, मतलब आप ज़मीन खोद के उसमें से कुछ निकाल रहे हो, कोयला निकाल रहे हो या फिर गोल्ड वगैरह निकाल रहे हो, दैट इज़ माइनिंग एंड क्वेरिंग। उसके बाद दूसरा सेक्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग में आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हाँ बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आता है और इसमें कंस्ट्रक्शन भी आता है। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट वन इज़ ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ये सब आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली आप याद कर सकते हो टर्शरी सेक्टर के लिए, ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जबकि हमारे पास कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, तब भी हमको ये सारी एक्टिविटीज़ ज़रूरी से ज़रूरी चाहिए होती है। ठीक है, तब भी समझ आया, तब भी हमको चाहिए होती है। इसका मतलब आपके पास एक निमोनिक बना है TABWI। ये ना अगर आप ये भी लिखाओगे आपकी बुक में, वैसे सारे बहुत सारे तो नहीं दिए बट अब अगर आप ये भी याद कराओगे ना तो आपका इजीली अच्छे नंबर आ जाएंगे। टी से ट्रांसपोर्टेशन लिख लेना साइड में, ए से एडवर्टीज़मेंट, बी से बैंकिंग, डब्ल्यू से वेयर हाउसिंग एंड आई से इंश्योरेंस। ये सारी आपकी टर्शरी सेक्टर में आती है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब इधर से उधर गुड्स या पैसेंजर्स को पहुंचाना। एडवर्टाइजिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट करना। बैंकिंग मतलब बैंकिंग फैसिलिटीज़ देना, लोन देना और लोन लेना। एंड वेयर हाउसिंग मतलब सामान को कहीं पे स्टोर करके रखना। और इंश्योरेंस सर्विसेज भी होती हैं। तो ये तीन टाइप के आपके सेक्टर्स हो गए। आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज सेक्टर्स और कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और जो स्टोरी टेलिंग वाला है ना सकल और दूसरा वाला, हाँ, सो जो भी ये सब एक्टिविटीज़ होती है तीनों टर्शरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो सब ऐड करती है वैल्यू टू द नेशनल इनकम। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे पैसा जनरेट हो रहा है या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में कुछ भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो और वो आपको पैसे कमा के दे रही है तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मार्केट एक्टिविटीज़, एक होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें रेम्यूनरेशन आप पे करते हो किसी को भी। रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी, ठीक है, या फिर कमीशन पे करते हो, कुछ भी ऐसा ऑन द बिहाफ ऑफ द वर्क दैट दे आर डूइंग। दैट इज़ एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो ऑब्वियसली पैसा मांगता ही है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट मांगता ही है। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसमें सारे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एज वेल। अगर नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं, इसका मतलब क्या, आपने गुड्स को एग्रीकल्चर में फॉर एग्जांपल आपने कल्टीवेशन करा है, आपने गुड्स उगाए हैं, लेकिन आप उसको मार्केट में नहीं सेल कर रहे हो, आप उसको सिर्फ उगा रहे हो अपने खुद के खाने के पर्पज़ के लिए, सो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है। बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हारा जो भी चीज़ है दैट इज़ नॉट गोइंग टू द मार्केट, दैट इज़ जस्ट बीइंग गेटिंग यूज्ड फॉर द सेल्फ कंजम्पशन ओनली. So these can be the consumption and processing of primary product and own account production of the fixed assets. Now this is an activity, you can just read it. उसके बाद है due to historical and cultural reasons there is a division of labor between men and women. So men and women के बीच में काफ़ी सारा डिफरेंसेस रहता है हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से। जो लेबर होते हैं, ठीक है, अगर एज अ मैन काम करेंगे वहाँ पे तो उनको हायर पे मिलेगा, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल वो ज़्यादा टाइम के लिए काम भी कर सकते हैं, ओवर टाइम में भी उनको ज़्यादा पे मिलता है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बट वुमेन को बहुत कम पैसे मिलते हैं। देखो विमेन बेसिकली हाउस होल्ड चोर्स में काम करती हैं और मैन यूजुअली फील्ड्स में वर्क करते हैं। जैसे सकल की मदर जो थी वो फूड कुक करती थी, यूटेंसिल्स क्लीन करती थी, क्लोथ्स धोती थी, हाउस क्लीन करती थी और अपने चिल्ड्रन का ध्यान रखती थी। सकल के फादर कल्टिवेट करते थे फील्ड में,
ठीक है, और वो सेल करते थे, प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली. शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली. तो जैसे हमारी मदर होती हैं वो इतना ज़्यादा काम करती हैं, हम एज अ फीमेल्स घर में कुछ ना कुछ अगर डोमेस्टिक चोर्स करते भी हैं घर में, तो क्या हमें उसका पे मिलता है, कुछ ऐसे पैसे मिलते हैं. बट इफ़ यू आर वर्किंग इन सम अदर पर्सनस होम, अगर कोई जना किसी और के घर में काम कर रहा है तो उसको पे मिलेगा. सो जो मैंने काम किया या फिर जो भी फीमेल्स काम करती हैं अपने घर में, दैट आर दे आर डिलीवरिंग सम सर्विस इन द फैमिली, द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम. मतलब टोटल इनकम में नहीं आएगा, बिकॉज इनकम दे आर नॉट गेटिंग एनी इनकम. बेसिकली इनकम अगर आप बाहर से कुछ कमा रहे हो, ठीक है, जैसे जो मेन होते हैं यूजुअली, और आजकल तो खैर वुमेन भी पीछे नहीं है, वो भी बाहर जाके पैसे कमाती है, वो सब नेशनल इनकम में आता है. बट इस चैप्टर में आपको ये दिखाया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा एरिया जो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, जहाँ पे लड़कियाँ अभी भी घर का ही काम करती हैं, वो हाउसवाइफ्स हैं, वो सिर्फ डोमेस्टिक चोर्स करती हैं, बाहर जाके पैसा नहीं कमाती, तो जो भी वो घर का काम कर रही हैं उनकी इनकम निकाली नहीं जा सकती. इनकम निकाली नहीं जा सकती तो आप उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे. अब गीता, मदर ऑफ विलास, earn income by selling the fish. Thus women are paid for their work when they enter in the labor market. So अगर आप labor market में enter करोगे, so वहाँ पे they are paid for that. Their earning like that of their male counterpart is determined on their education and skill. So basically जो भी उनकी earning होती है वो determine होती है कि उनकी कितनी education है और कितनी skill है. उसके बाद है एजुकेशन हेल्प करता है इंडिविजुअल को टू मेक बेटर यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर हिम. एजुकेशन एंड स्किल आर मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल. तो एजुकेशन हेल्प करता है इंडिविजुअल को एक बेटर यूज़ के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को, जितनी भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने हैं मैं उसको ईजिली यूज़ कर सकूँ. एजुकेशन और स्किल जो है वो मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट. तो मेजर डिटर्मिनेंट्स का मतलब है कि मेजर फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिनके ऊपर आपका जितना भी पे आपको मिलेगा वो सब डिसाइडेड, मतलब वो सब डिसाइड होगा उसके बेसिस में. अच्छा, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने लॉ कर रखा है, बहुत अच्छे कॉलेज से किया है, या फिर जो भी मतलब होता है लॉ का प्रोसीजर, अगर आपने लॉ कर रखा है, आपको बहुत अच्छे से लॉ आता है, आप एक एडवोकेट हैं, सो आपको अच्छा पे मिलेगा. लेकिन अगर आपने कुछ नहीं कर रखा, आपने लॉ नहीं कर रखा, आप नॉर्मली 12th पास हो, तो क्या आपको अच्छा पे मिलेगा? नहीं मिलेगा. नो बडी इज़ गोइंग टू हायर यू, ठीक है, फॉर मोर देन 15,000 पर मंथ, अगर आप एक थोड़ा नॉर्मल अच्छे एरिया में हो तो भी. बट येस, अगर आपके पास स्किल्स हैं बहुत अच्छी, आजकल तो स्किल्स वालों को भी लोग ले रहे हैं, भले ही आपने 12th तक पढ़ाई करी हो, बट स्टिल अगर आपका सीवी का मतलब है जैसे रिज्यूमे होता है जो जॉब के लिए लगाते हैं, सो अगर आपने वो भी लगाया और उसमें आपने नॉर्मली लिखा कि यू आर जस्ट 12th पास बट यू हैव दीज स्किल्स, सो हो सकता है कि आपका कोई भी देखे ही ना कि यार इसने तो कोई कोर्स भी नहीं कर रखा है. समझे? नाउ लेट्स कम बैक टू द बुक. इसमें लिखा है कि अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मर्ज सो अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मिग्रे एजुकेशन. सो बेसिकली इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप एक बार, बट इसका होता है टू स्मॉल इन अमाउंट एंड लो स्किल फॉर्मेशन. सो काफ़ी सारी वुमेन का मतलब जो भी एजुकेशन होती है बहुत कम होती है उनके पास, बस लिखना आता है, नाम लिखना आता है, पैसे गिनने आते हैं सब. एंड लो स्किल फॉर्मेशन, वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन. वुमेन को बहुत कम पैसे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन. मोस्ट वुमेन वर्क करती हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, तो कुछ टाइम के लिए वर्क करती हैं इधर से उधर, क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है. अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक जना है, उनको लग रहा है कि अरे यार ये तो एक्स्ट्रा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वुमेन को निकाल देते हैं. सो वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेट्स टू द लीगल प्रोटेक्शन इज़ टू लिटिल. ओके, सो लीगली प्रोटेक्शन मिलना काफ़ी सारी जगह इज़ नॉट दैट मच बिग, बट मतलब बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है कि किसी को अच्छा लंबे समय तक के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल जाए. एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ कैटेगराइज बाय इरेगुलर एंड लो इनकम. तो इस सेक्टर में जो एजुकेशन है वो बहुत इरेगुलर उसकी इनकम होगी और बहुत लो इनकम होगी. एंड इन दिस सेक्टर काफ़ी सारी एब्सेंस है बेसिक फैसिलिटीज़ का, जैसे मेटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटीज़. इवन इफ फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि कोई भी वुमेन है वो काम कर रही है एंड शी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, सो
उसको लीव्स नहीं मिलती हैं, बिकॉज उसको बोला जाता है कि अगर आप चले जाओगे यहाँ से तो हम जो आपको पे कर रहे हैं या फिर हमने जो आपको रखा हुआ था हम आपको हटा ही देते हैं हमेशा के लिए, हम किसी और को रख लेंगे। तो इस बेसिस में वुमेन के लिए बहुत दिक्कत होती है, और चाइल्ड केयर वगैरह मतलब काफ़ी सारी सिक्योरिटी सिस्टम्स उनके पास नहीं होते हैं। लेकिन वुमेन जिनके पास हायर एजुकेशन है एंड स्किल फॉर्मेशन है उनको बराबरी का पैसा मिलता है मैन की तरह, ठीक है। तो आपको भी बहुत हाई एजुकेशन लेनी है और अच्छे से अपनी स्किल को फॉर्म करना है इफ़ यू आर अ विमेन ऑल्सो, ठीक है। सबको, मेन को तो करना ही करना है, विमेन को भी करना ही करना है, ठीक है। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो टीचिंग वाली लाइन होती है एंड जो मेडिसिन मतलब डॉक्टरी वाली लाइन होती है वो सबको अट्रैक्ट करती है काफ़ी अच्छा। बट काफ़ी सारी वुमेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स और अदर सर्विसेज में भी एंटर करती है, इंक्लूडिंग द जॉब दैट नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। तो उसमें क्या होता है कि हाई लेवल आपकी जो नॉलेज है हाई लेवल होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली आप बहुत कॉम्पिटेंट होने चाहिए। उसके बाद आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज अ करियर, ओके, करके आना ये। इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट थोड़ा सा बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। एंड आई होप दैट यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक दैट देन लाइक शेयर एंड कमेंट।